राजस्थान में राज्यसभा के लिए बाहरी उम्मीदवारों पर कांग्रेस में घमासान। निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस विधायकों ने भी उठाए सवाल। भरत सिंह बोले, वरिष्ठ नेता राज्यसभा के माध्यम से ही जिंदा रहना चाहते हैं। संयम लोढ़ा का ट्वीट, राजस्थान के कार्यकर्ता को हुई गहरी निराशा। राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है, कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने किया राजस्थान की जनता का अपमान। अगर 3 राज्यसभा सदस्यों में से तीनों ही बाहर से भेजे जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि और राजस्थान के नेतृत्व, इन तीनों का अपमान है। बाहरी प्रत्याशी लाने के फैसले का प्रदेश नेताओं ने किया बचाव। कांग्रेस की रीति नीति पर उठा रहे सवाल। मिशन 2023 को हो सकता है नुकसान। दूसरी सीट को लेकर बीजेपी में जोश, उम्मीदवार पर मंथन जारी। बाहरी पर बवाल, अपनों पर सवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। राज्यसभा चुनाव की तस्वीर के करीब करीब साफ होने के साथ ही अब इसके पीछे क्या गुणा भाग रहा, इसकी चर्चा है। चर्चा इस बात की भी है कि जो चेहरे चुने गए हैं उनका चयन पार्टियों की अंदरूनी सियासत को कैसे प्रभावित करेगा, और चर्चा क्षेत्रीय, बाहरी या यहाँ के होकर भी बाहरी जैसे मुद्दों पर भी तेज है। बहरहाल बड़ा फर्क यह है कि ज़्यादा चौंकाने वाला नाम होने पर भी भाजपा में आपत्तियों के स्वर उस तरह के नहीं है, जबकि कांग्रेस में असंतोष कई जगह रिस कर बाहर भी आ गया है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि उम्मीदवारों के चयन के पीछे क्या क्या सियासी जुगत, क्या बाहरियों को टिकट का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और भाजपा के टिकट का पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। मिथिलेश जैमिनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुनीत कर्नावट साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और वरुण पुरोहित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लूं अपनी पार्टी के बारे में, और निश्चित तौर पर पुनीत जी की पार्टी के बारे में तो आप बोलेंगे, बोलिए। देखिए जेपी जी, हमारी पार्टी ने जो चयन किया है, हमारे सारे चयन जितने भी आप उम्मीदवार देखेंगे, ये उम्मीदवार वो हैं जो राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय राजनीति में हमारी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और जो देश में इस वक्त चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर के मोदी सरकार को घेरने का और उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिनकी राष्ट्रीय छवि है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। और हमारी पार्टी में आज जो एक वैचारिक लड़ाई है, जो हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आवश्यक है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो राष्ट्रीय चेहरे हैं, वो दिल्ली में जाकर के हमारी पार्टी का कार्य आगे बढ़ाएं। इसीलिए इन लोगों का चयन किया गया है। ये सभी आप देखेंगे, चाहे रणदीप सुरजेवाला हैं, राजस्थान से लड़ रहे हैं, चाहे पी चिदम्बरम हैं, तो ये सब वो चेहरे हैं जो पार्टी की पहचान है, पार्टी की आवाज़ है, और पार्टी के जो कहना चाहिए रीति नीति के आगे बढ़ाने वाले, उसकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले, और देश में जो स्थापित चेहरे हैं, जो हमारी पार्टी का मत रखते हैं और मोदी सरकार को घेरते हैं, ये वो चेहरे हैं। इनको आगे लाना आवश्यक था, इसीलिए इनको टिकट दिया गया, ताकि राज्यसभा में जाकर के, दिल्ली में बैठ कर के एक जो वैचारिक लड़ाई चल रही है उसमें जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को लीड कर सके। और राजस्थान के मुद्दों का क्या? देखिए, राजस्थान के मुद्दों की जब तक बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मैं बड़े नेताओं के बयान सुन रहा था, तो जब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। शायद वो अपनी साख तो गंवा ही चुके हैं बयानों के मामले में, लेकिन उन्होंने बयान दिया तो साथ के आध ये भी बता देते कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सुंदर सिंह भंडारी, राम जेठमलानी, वेंकैया नायडू, नजमा हेपतुल्ला, इन सबको जब चुनाव लड़ाया, KJ अल्फोंस जो अभी रिटायर हो रहे हैं, तब
क्या राजस्थान का अपमान नहीं था? तो किस आधार पर कह रहे हैं? राजस्थान का अपमान तब होता है जब ये संसद में बैठ करके राजस्थान की बात नहीं करते हैं, जब संसद में बैठ करके ईआरसीपी के मुद्दे पर मुंह पे उंगली रख के बैठते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इनके मंत्री होने पर भी जो है आज राजस्थान की जनता निराश है। उसकी अगर बात करते हैं तो बहुत बेहतर होता। ठीक है, बोलिए। तो कृत्य इनका है। बोलिए पुनीत जी, बोलिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। बोलिए पुनीत जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि राजस्थान में एक भी काबिल नेता अपर हाउस में जाने के लिए कांग्रेस को नहीं मिला। अच्छा। या कांग्रेस यहाँ इतने ज़्यादा अंतर विरोधों से घिरी हुई थी कि यहाँ के किसी व्यक्ति को टिकट देने की उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। पर इससे अलग भी आगे जाकर अगर हम एक बात देखें तो कांग्रेस का आला कमान ऐसा लगता है कि अपना विजन खो चुका है। उसे पता नहीं कि मिशन 2023 जिसका बार बार जिक्र अशोक गहलोत साहब करते हैं, उसको कितना बड़ा धक्का उनके इस निर्णय से पहुंचा है। अच्छा। कांग्रेस यहाँ से जा रही है, ये साफ साफ दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। या तो कांग्रेस के नेताओं ने मान लिया कि अब उनके बड़े नेताओं के पास एक भी राज्य 2023 के बाद बचने वाला नहीं है जिससे वो राज्यसभा में पहुंच सके, इसलिए उनमें एक आपाधापी मची हुई थी। उन्होंने दबाव बनाया और कमजोर हुआ कांग्रेस का आला कमान उनके दबाव में आकर राजस्थान, जहां उनका कुछ बहुमत बचा हुआ है, 2023 में वो भी खत्म होने वाला है, छत्तीसगढ़ में वो भी खत्म होने वाला है। कांग्रेस यहाँ दोनों से मुक्त होने वाली है, ये दोनों स्टेट कांग्रेस से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का हक मारकर जिन लोगों का कांग्रेस के आला कमान पर दबाव बनाने के परिणाम स्वरूप तीनों बाहरी व्यक्तियों को राजस्थान से टिकट दिया है। ठीक। आप बाहर से किसी एक व्यक्ति को लाकर लड़ाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अपर हाउस इसी मैंडेट के साथ बना था कि बेहतरीन लोग वहां पर जाएं, पर राजस्थान जहां 7 करोड़ की आबादी है, जहां कांग्रेस शासन में है, वहां उन्हें एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो अपर हाउस में जाकर राजस्थान के हितों की बात कर सकता, या जिसकी बात स्वर्णिम भाई कर रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा को वहां आगे रख सकता। तो एक बात तो स्पष्ट है कि या तो अशोक गहलोत साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस आला कमान के हर निर्णय को, जो सही हो या गलत हो, मान लेते हैं, या फिर कांग्रेस के पास राजस्थान के हितों की बात करने वाला एक भी व्यक्ति या एक भी चेहरा बचा नहीं है। हितों की बात आप कितनी कर रहे हैं वो भी बताइएगा, लेकिन एक बात बताइए, 2 बातें कही आपने। पहली बात तो राजस्थान का हक, दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है राजस्थान में योग्य। तो जो स्वर्णिम चतुर्वेदी ने नाम गिनाए और जो सब जानते हैं, वो सारे चेहरे जब आपने बाहर के यहाँ से चुन चुन कर भेजे थे, तब इनमें से दोनों में से कौन सी बात नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ जेपी शर्मा साहब कि 3 सीटों पे चुनाव हुआ या 2 सीटों पे चुनाव हुआ या 4 सीटों पे चुनाव हुआ तो चारों के चारों टिकट बाहर के लोगों को दे दिए। मैंने पहले भी कहा कि अपर हाउस की अवधारणा ही ये है कि आप वहां बेहतर व्यक्तियों को भेजें। कांग्रेस बेहतर व्यक्तियों को चुनकर भेजे, इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और हमारी पार्टी को कोई आपत्ति भी नहीं है। उनके वो कितने बेहतर हैं कितने नहीं बेहतर हैं ये आकलन कांग्रेस को करना है। लेकिन क्या राजस्थान से 3 सीट, जहां 4 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें 2 सीट कांग्रेस सीधे सीधे जीत सकती है और 1 सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होना है, वहां तीनों लोगों को बाहर से लाकर लड़ाना, ये बताता है कि राजस्थान की कांग्रेस लीडरशिप के मामले में या तो दिवालिया हो चुकी है या फिर गहलोत साहब किसी और को दिल्ली के आला कमान तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। मतलब बैलेंस होना चाहिए था भाई, एक आदमी यहाँ का रख लो, एक आदमी, जैसे आप लोगों ने भी इसी तरह रखा, यही कहना चाह रहे हैं ना आपकी, आप तो वहाँ के भी अगर कोई सीटों की संख्या ज्यादा है तो कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट सुन लीजिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी कुछ कहना है, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी बाहरी को टिकट दे दे तो ठीक है, कांग्रेस दे दे तो गलत है। अरे वो ये कह रहे हैं दूसरी चीज और कह रहा हूँ, तीनों आप बाहरी को लाकर देखिए, मैं तो आपको एक चीज और कह रहा हूँ, राजस्थान के हितों की बात करते हैं, राजस्थान के जो कांग्रेस नेताओं के हितों की ये बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस नेताओं की ये पैरवी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आज हमारी सरकार है, जो जनता के काम करने हम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को करने चाहिए थे, जो मंत्री जी जो आज बयान दे रहे थे उनको करने चाहिए, तो उन्होंने नहीं किए, हमने किए। आज जिन नेताओं को जहां एडजस्ट करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक व्यापक लड़ाई है, उस कारण से दिल्ली के नेताओं को टिकट दिए और वो जा रहे हैं अपर हाउस में। ठीक है, पहले भी जाते रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी जाते रहे, हम हमारे नेताओं का सम्मान करते हैं, हम घनश्याम तिवारी जी का भी सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी में भी वो रहे, तब भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या आपत्ति है, आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं चुनौती देता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, जो ये कह रहे हैं ना कि एक चुनाव होगा 1 सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव करा लें। अगर इनमें हिम्मत है
पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि आप सिंबल पर चुनाव लड़ाइए, टिकट डिक्लेयर कीजिए, किसी को समर्थन नहीं, चुनाव लड़ाइए भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 71 वोट भी अगर ये दोनों प्रत्याशियों को दिला पाए तो आप देखिएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आने वाला, कोई सिंबल पर दूसरा प्रत्याशी नहीं आने वाला। रणनीति मत बनाइए, रणनीति तो आपने अपने देख ली, लगातार प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं। एक एक आपका नेता जो बयान देता है कार्य कर नहीं पाता, ना खुद के क्षेत्र में चुनाव जिता पाता है, ना प्रभारी बन के चुनाव जिता पाता है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। एक बात सुनिए, लगातार चुनाव हार रहे हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी, फला ढिमका, इन मुद्दों पर, उन मुद्दों पर हार रहे हैं। कल के जो चुनाव होने वाले हैं, अब 10 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें से ये मुद्दे नहीं रहने वाले हैं। उसमें आपकी रणनीति क्या है, राज्य स्तर पर आपकी क्या रणनीति है और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्या रणनीति है, आपकी पार्टी किस स्ट्रेटजी के साथ, किस विचारधारा के साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है, इस पर होगा ना। ये जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है वो तो इस पर हुआ है, क्यों मिथिलेश जी? नहीं तो यहाँ पर तो ये सारे मुद्दे तो किसी मतलब के ही नहीं है। यहाँ बात इस बात की होनी चाहिए, सब लोगों की नज़र इस बात के ऊपर है कि उम्मीदवारों का जो चयन किया गया है उसके पीछे क्या सोच होगी व्यापक परिप्रेक्ष्य में। क्या किसी तरह का दबाव, केवल अपीजमेंट, एडजस्ट करना लोगों को, वो प्रायोरिटी रहा है, या फिर जो चुनावी फ़ायदा होता है जो 2023 में लेना है वो कहीं केंद्र में रहा है, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो। और भारतीय जनता पार्टी में तो जो नाम आया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस से ज़्यादा चौंकाने वाला नाम तो भारतीय जनता पार्टी का है। उससे अंदर का जो सिस्टम है उसकी थाह लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2023 में क्या होगा, यही सब है ना मिथिलेश जी? जी देखिए जेपी जी, जो कांग्रेस की जहाँ तक बात है कि तीनों कैंडिडेट्स बाहर से आए हैं, ये निश्चित रूप से जो अशोक गहलोत की एक जादुई चाल थे उसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि कोई भी लोकल आता तो जो बाईपोलर पॉलिटिक्स कांग्रेस में चल रही है, अगर वो बंदा सचिन पायलट खेमे का होता तो बुराई होती, और अशोक गहलोत जिनको चाहते थे दिनेश खड़ूनिया और भंवर जितेंद्र सिंह, तो निश्चित रूप से टीकाराम जूली को भी एक्टिव किया, काफ़ी किया, लेकिन उसमें वो उनको कामयाबी नहीं मिली। तो अशोक गहलोत बहुत तेज तर्रार आदमी है, तो उन्होंने सोचा कि ये पूरा का पूरा जो माजरा है वो केंद्र के गले में डाल दिया जाए। तो सचिन पायलट खेमा जो है वो गलती से भी, क्योंकि आला कमान के सामने वो नहीं कर पाएगा, और आला कमान ने भी इसका फायदा उठाते हुए तीनों कैंडिडेट, एक माँ का है लाडला है, एक बहन का लाडला और एक भाई का लाडला है, तीनों राजस्थान में जो प्रत्याशी उतरे हैं उनका साफ गणित है। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के नज़दीक है, और तिवारी जी प्रियंका जी के नज़दीक है, और मुकुल वासनिक सोनिया जी के नज़दीक है। तो ये तीनों ने एक एक कैंडिडेट बांट लिए। जहां तक आप राजस्थान की बात, बीजेपी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस से जाकर जो बिल्कुल दूध के धुले होकर, जो घनश्याम तिवारी जी ने आज वसुंधरा जी से मिले, किसी जमाने में धुर विरोधी रहे, किसी जमाने में मकान खाली कराने के लिए सड़कों पर उतरे, आज वो घनश्याम तिवारी जब मैडम से मिल रहे थे तो लग रहा है कुछ ईश्वर सबका समय आता है, एक तो मैसेज ये गया है। ये वक्त बड़ा किसी का न हुआ है न होगा, लेकिन बीजेपी में अब साफ हो गया है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कोई फ्रेश चेहरा होगा, जो कोई ताजा तरीन होगा, जो पुरानी बानगी है उसमें कोई नया रागनी सुनने को मिलेगी राजस्थान में, अगर राजस्थान का सीएम बनते। जो तीसरी सीट पर जो दावा कर रही है बीजेपी कि हम किसी को खड़ा करेंगे, उनकी एक प्लान पहले से ही चल रहा था गजेंद्र सिंह शेखावत का, उसके लिए आरएलपी पहले ही बयान दे चुकी है, हम कांग्रेस और भाजपा समर्थित कोई भी लड़ेगा उसको समर्थन नहीं देंगे। ये सब इनकी वेल स्ट्रेटेजी थी। जो कह रहे थे ना चुनौती, ये पहले से ही तय था। बीजेपी के प्लान बी में पहले से ही प्लान डाला हुआ था, क्योंकि इनके पास 30 वोट एक्स्ट्रा में है। अगर 3 वोट आरएलपी के आते तो 33 हो जाते हैं, 2 बीटीपी के नाराज है वो आ जाते हैं, और इंडिपेंडेंट 5-6 आ जाते हैं। तो क्योंकि इनको कम चाहिए, इनके पास थोड़ा ज्यादा विन विन सिचुएशन में है बीजेपी, तो बीजेपी इस पे काफी दिनों से प्लान कर रही है। और घनश्याम तिवारी को लाने के पीछे भी यही है, क्योंकि घनश्याम तिवारी ने जब भाजपा का दामन छोड़ा था तब एक तिकड़ी कही जाती थी जो वसुंधरा राजे के खिलाफ सबसे मजबूत थी, किरोड़ीलाल मीणा, घनश्याम तिवारी और हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का साथ लेने के लिए कहीं ना कहीं घनश्याम तिवारी एक सेतु के रूप में काम आएंगे, क्योंकि वो 3 वोट जब भी काम आएंगे जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होगा, और वो निर्दलीय प्रत्याशी को तय करने का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है, जो काम तेजी से चल रहा है। ये कितनी चिंता की बात है कांग्रेस के लिए, पूछूंगा स्वर्णिम जी से, लेकिन पहले वरुण जी आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 जी। उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ, जो नव संकल्प शिविर हुआ, उसको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें थी कि अब कुछ नए तरीके से पार्टी जाती हुई दिखेगी, अब पार्टी का चेहरा
नए सांचे में ढलता हुआ दिखाई देगा। आप चूंकि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के मामलों की समझ रखते हैं, क्या वो उम्मीद अपेक्षा पूरी होती दिख रही है क्या, ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है उसके हिसाब से? वरुण जी। जेपी शर्मा जी, आपको ध्यान होगा पिछले साल 2 साल पहले भी अपन ने बात की थी, G23 बना, जब भी बात की थी, बाहरी लोगों को जो राज्यसभा के टिकट राजस्थान से देते हैं उस पे ऑब्जेक्शन हमेशा मैंने किया और लोगों ने भी किया था। ये प्रक्रिया चालू हुई थी मोटा मोटी में शिवचरण माथुर जी के जमाने में, जब लोकसभा में बूटा सिंह जी, पायलट साहब और बलराम जाखड़ जी को राजस्थान में लाया गया। जब भारी विरोध हुआ था तो भी लाया गया। मुझे अभी बड़ी अजीब सी बात कर रही है, सारे जो पैनलिस्ट हैं ये एक बार भी राजस्थान के हित की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बाहर से आदमी ला के चौपाटी बना रखी राजस्थान को। आप मुझे बताइए, इक्का दुक्का जसवंत सिंह जी तो खुद लड़े थे दार्जिलिंग जाके, उनका अलग बैकग्राउंड था फौज का, लेकिन कोई आप किसी आदमी को राजस्थान के को बाहर से बना के बता दो आप राज्यसभा से। राजस्थान को ऐसा चौपाटी बना रखा है इन लोगों ने, और अभी तक इनके मुंह से दर्द नहीं आ रहा किसी के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे सब लोग हो। इनको बोलना चाहिए राजस्थान के बाहर के लोग आदमी। अभी ये कह रहे राष्ट्रीय चेहरा जो होंगे क्या, जो जिनके जमानतें जब्त हो गई। खुद के आप बताइए, हरियाणा से सुरजेवाला जी क्यों नहीं लड़ रहे भाई, वहां सीट है तो। मुकुल वासनिक जी महाराष्ट्र से क्यों नहीं लग रहे, राजस्थान में क्यों भाग रहे? तो ये राजस्थान की जो स्थिति हो गई है, एक चौपाटी जैसी हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी आएगा, आप देखिए धर्मेंद्र भी आके लड़ लिए, चौधरी देवीलाल भी आके यहाँ से लड़ लिए, बंगारू लक्ष्मण भी लड़ लिए, सारे बीजेपी के भी आके यहीं लड़ रहे हैं। भैया आप राजस्थान को क्या समझ रहे हो? आप कहीं दूसरे राज्य में तो लड़ा के बताओ राजस्थान के आदमी को, वहां तो नहीं लड़ा सकते आप। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके नेता लोग, जो प्रवक्ता लोग राजस्थान की बात ही नहीं उठा सकते। अब दूसरी बात कांग्रेस की, जो आप जब तक कर रहे हो, कांग्रेस का एक सेंट्रल सिस्टम मैंने कई बार नहीं वरुण जी, देखिए लोकसभा का एक अलग मामला है। लोकसभा चुनाव तो सुंदर सिंह राजस्थान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, शरद यादव मध्य प्रदेश के बिहार की राजनीति करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र में सक्रिय रहे, बिहार की राजनीति की उन्होंने। तो ये तो मास लीडर्स हैं। अगर दूसरी जगह जाकर भी लोग उनके पीछे खड़े हैं, दूसरी जगह पीछे कर खड़े हैं अगर उनके पीछे, तो एक अलग बात है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, लोगों की अदालत के बीच में अपने आप को प्रूव किया है। सुंदर सिंह जी का मैंने उदाहरण दिया आपको शुरू में। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये जो पहलू है ये बहुत वैलिड पहलू है। राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कार्यविधि में कोई फर्क होता है। राज्यसभा के सांसद को भी वही एमपी लेट्स मिलते हैं। क्यों मिथिलेश जी? उनको भी एक एरिया चुनना होता है। वो किसी भी, ये है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र तक बंधे हुए नहीं है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में भी विकास कार्य करा सकते हैं, उतने ही पैसों के विकास कार्य करा सकते हैं, और वो अपेक्षा उनसे की जाती है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये एक तरह से यूँ समझिए कि हास्यास्पद सी बात है। इस पर आऊँगा मिथिलेश जी, मैंने आपके पास कि हम ये याद करने में हमको पसीना आ जाता है कि राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद अभी हैं कौन। ये याद करना पड़ता है। याद इसलिए करना पड़ता है कि वो आए, नामांकन भरा, जीत का सर्टिफिकेट लेकर गए और गए, बस। फिर उसके बाद यहां तक आपकी बात मेरे समझ में आती है वरुण जी। कांग्रेस पार्टी जो है जेपी शर्मा जी, एक मलाई चाटू और सेटिंग बाजों के अंदर एक चुंगल में फंस चुकी है। आप मुझे बताइए, 3-3 बार जमानत जब्त हो जाए, खुद के राज्य से चुनाव नहीं जीत सकते, राजस्थान क्यों आते हो भाई? और आप इनको राष्ट्रीय चेहरा बता रहे हो कि राष्ट्रीय चेहरा है। राष्ट्रीय चेहरा तो आपके पास प्रियंका गांधी है, उसको तो आप राज्यसभा में, लोकसभा में लाना ही नहीं चाहते हो। ये मुझे तो इसमें एक षड्यंत्र नजर आता है कांग्रेस के अंदर, कि जो इंदिरा गांधी का अक्स जिसमें दिखता है, क्या इंदिरा गांधी से चिढ़ते हैं वर्तमान कांग्रेस के नेता? क्यों नहीं प्रियंका गांधी को लाना चाहते? कांग्रेस के अंदर सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रियंका गांधी अगर यूपी की हार के बाद, करारी हार के बाद आज अगर राज्यसभा भेज दी जाए, तो इसका सीधा मतलब ये नहीं होगा क्या मिथिलेश जैमिनी कि उनकी राजनीति चुक गई, फूंक गई, खत्म हो गई, अब तो उनको राज्यसभा में बैठा दिया गया, जितना करना था कर लिया उत्तर प्रदेश में? क्या ऐसा नहीं है मिथिलेश? देखिए जेपी जी, जो डेमोक्रेसी है उसमें वोटिंग राइट से जो नेता इलेक्ट होके जाता है वो बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक साइलेंट प्लान होगा कि जब हमारे युवराज फेल हो जाएंगे तो आखिरी में प्रियंका जी पे दाव खेला जाएगा। और प्रियंका जी को अगर अभी राज्यसभा में ले जाते तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनाव है, वो प्रचार में काफ़ी की वो मास लीडर नहीं बन सकती, वो बैकडोर एंट्री में ही बिलीव करती है। जैसे भरत सिंह कुंदनपुर जी ने कहा, कई नेता उठा रहे हैं उंगलियां, संयम लोढ़ा उठा रहे हैं, तमाम जो चीजें उठ रही है जो ये राज्यसभा वाली, तो प्रियंका गांधी के जो खास लोग उन सबको उपकृत किया गया है। जो अपन चिंतन शिविर में पप्पू यादव की जो पत्नी थी रंजीता जी, उनको भी तो टिकट मिला है ना। जिसने भी प्रियंका गांधी की पैरवी की उन सबको टिकट मिला है। चिंतन शिविर तो मैं जी, जिन्होंने पार्टी को रसातल में पहुंचाया है, उन्होंने चिंतन शिविर के अधिकांश वही थे। चिंतन क्या करेंगे इस बात में? स्वर्णिम जी देखिए, आप वरुण जी की बात को भले ही खारिज कर लें स्वर्णिम जी, लेकिन संयम जी आपके समर्थकों में से एक मिनट पुनीत जी आपके पास आता हूँ। स्वर्णिम जी, संयम जी की बात है, भरत सिंह जी की, सारी चीज़ें आपकी सुनी है, समय कम है इसलिए उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अंदर से या अपनों के द्वारा ही जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो तो कहीं ना कहीं व्यथा का स्तर इस लेवल तक पहुंच गया होगा ना कि उनको बोलना पड़ रहा है। स्वर्णिम जी देखिए, संयम जी विधायक हैं,
भगत सिंह जी विधायक हैं, और जो अपना काम है अब 2023 का, उसका जो हमें चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी बाकी राजस्थान के कार्यकर्ता हैं उनके लिए मौके आए, निगम बोर्ड सब जगह एडजस्ट हुए, आगे मौके हैं विधानसभा में जाने के। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया, आज हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राष्ट्रीय विचारधारा की लड़ाई के लिए। जो आपने किया वो फैसला जरूरी था। पुनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में बोलिएगा। पुनीत जी, समय खत्म हो गया है। कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आज जब वरुण जी ये बात कहते हैं, बहुत सारी डिबेट में मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के नाते रहे, उनके डीएनए में कांग्रेस है, पर उनकी जो बात है वो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के दर्द को परिलक्षित कर रही है। और मिथिलेश जी ने भी कहा कि वहां पार्टी नहीं रह गई है, सिर्फ एक परिवार रह गया है, और उस एक परिवार में भी 3 स्टेक होल्डर हो गए। एक परिवार में सोनिया जी एक छांट लेते हैं, एक राहुल जी के जिम्मे चले जाता है, एक प्रियंका जी के जिम्मे चले जाता है। आप तो इतना सा बता दो, सिंबल पे चुनाव लड़ाओगे क्या राज्यसभा का? इतना सा बता दो आप। हम दूसरी सीट चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप चुनाव हमारे जीत गए, हम 2 सीटों पे लड़ेंगे, दोनों सीटें चुनाव जीतेंगे। ठीक है, चलिए 10 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, मिथिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मिथिलेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि तीनों बाहरी आने के बाद में और जो कांग्रेस के विधायक, पुनीत जी सुन लीजिए, जो कांग्रेस के विधायक, अरे सुन लीजिए ना आप दोनों, अब सुनिए तो पता चल जाएगा 10 तारीख को। भाई साहब, सारी चीजों को पता चल जाएगा। सिंबल पर उतारना है। स्वर्णिम जी सुनिए ना, स्वर्णिम जी सुनिए, पुनीत कर्णावत एक मिनट सुनिए। पुनीत जी, समय हो गया। भगत सिंह क्या कह रहे हैं, संयम लोढ़ा क्या हो गई कह रहे हैं, बात। आप गोगरा क्या कह रहे हैं, हो गई बात भाई अशोक साहब। चांदना क्या भाई कह रहे हैं, साहब, इसकी चिंता कीजिए। ठीक है, लेकिन अब चलिए, अब समय चूंकि बचा नहीं है मिथिलेश जी, जब बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिएगा, लेकिन इस हवाले से कहिएगा कि जो गणेश गोगरा और संयम लोढ़ा और 10 नाम आप गिना रहे हैं पुनीत जी, क्या उसी तरह की चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी नहीं व्याप गई हैं क्या? या पहले से जो कंफ्यूजन चल रहा था वो कंफ्यूजन अब क्या और नहीं बढ़ गया है क्या? देखिए, बीजेपी में भी बढ़ गया कंफ्यूजन, लेकिन कांग्रेस ने, अशोक गहलोत जो मौसम विज्ञानी भी है, उन्होंने भापते हुए विधायकों को ये जो ट्रांसफर्स पे बेन खोला है, ये बहुत बड़ी सौगात दी है। अभी कोई दौर नहीं है चुनावी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा चुनाव की पहले पीड़ा भोग चुके हैं। और तमाम जो विधायकों से उन्होंने कहा था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है, वो सूद सहित उतारूंगा, अब वो सूद सहित कई लोगों का नहीं उतार पाए, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर है उसके जरिए उनका ब्याज पहुंचाया जाएगा और 1 लाख से ज्यादा लोगों के ट्रांसफर होंगे। ब्याज कैसे पहुंचाया जाएगा ट्रांसफर के जरिए? बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।